तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप रिटायरमेंट के लिए निवेश शुरू करना चाहते हैं, जानिए एनपीएस क्यों है बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। सरकार ने एनपीएस को 2003 में पेश किया था। इस 1 जनवरी 2004 से सरकारी एम्प्लॉइज के लिए लागू किया गया। साल 2009 में इस स्कीम को दूसरे लोगों के लिए भी ओपन कर दिया गया। एनपीएस एक स्वैच्छिक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। अगर कोई एम्प्लॉय नौकरी शुरू करने के बाद इस स्कीम में निवेश शुरू करता है तो रिटायरमेंट तक उसके लिए अच्छा फंड तैयार हो जाता है। इसमें 60 साल पूरा होने पर एक तो उसे बड़ा एक मुश्त अमाउंट मिलता है, दूसरा उसे अपने फंड के कम से कम 40% हिस्से का इस्तेमाल एन्युटी खरीदने के लिए करना पड़ता है। इस एन्युटी में उसे हर महीने रेगुलर इनकम मिलती रहती है। इससे उसका मासिक खर्च चलता है, जिससे उसे आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। एन्युटी यानी हर महीने मिलने वाला अमाउंट टैक्सेबल होता है। इस पर मार्जिनल रेट से टैक्स लगता है। एनपीएस फंड का रिटर्न उसके बेंचमार्क सूचकांकों से कम रहा है। ऐसा इक्विटी और डेट दोनों में रहा है। बेंचमार्क सूचकांक और एनपीएस फंड में रिटर्न का अंतर 0.5 से लेकर 1% है। मान नहीं रहे खालिस्तानी। कनाडा के बाद लंदन में किल इंडिया रैली का प्लान यूएस में किया था अटैक। खालिस्तानी समर्थक विदेश में भारत विरोधी एजेंडा चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय कॉन्सुलेट पर हमला किया गया। अब पोस्टर के जरिए लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने किल इंडिया रैली को प्रमोट किया जा रहा है। बता दें कि इस बीच कई खालिस्तानी समर्थकों की मौत हो गई है। अब वे इसको लेकर भारतीय अधिकारियों और पत्रकारों को टारगेट कर रहे हैं। खालिस्तानी समर्थकों ने इससे पहले कनाडा में किल इंडिया रैली का प्लान बनाया था। भारत ने इसको सख्ती से हैंडल किया और इस तरह के एजेंडे का विरोध किया। अब वे लंदन में भी ऐसी ही रैली का प्लान कर रहे हैं। खालिस्तान किल इंडिया रैली के लिए ट्विटर पर कई अकाउंट बनाए गए हैं। इनमें से ज्यादातर के 10 से 15 ही फॉलोवर हैं। इन्हीं के जरिए इन पोस्टर्स को रीट्वीट किया जा रहा है। इन पोस्ट में पत्रकारों को टैग किया गया है। एक पोस्टर में लिखा गया खालिस्तान फ्रीडम रैली 8 जुलाई अपराह्न 12:30 यूके भारतीय उच्चायोग के सामने। इस तरह से खालिस्तानी अपने एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं। मणिपुर में भारतीय सेना ने मांगा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। जाने आखिर क्यों पड़ी है इसकी जरूरत। मणिपुर में मई से जारी जातीय हिंसा में करीब 120 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 3000 लोग घायल हैं। हालात पर काबू पाने के लिए मणिपुर में इस समय मुख्यमंत्री के कहने के बाद 3 मई से लेकर अभी तक भारतीय सेना और असम राइफल की कुल मिलाकर 123 टुकड़ियां मौजूद है। लेकिन आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट AFSPA न होने की वजह से मैक्सिमम रेस्ट्रेंट के साथ सेना मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर संभाल रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि चाहे घर जले या लूट हो, उनको केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मा सौंपा गया है। अगर सेना कोई एक्शन लेती है तो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी जरूर है, लेकिन इस समय के हालात में मजिस्ट्रेट मिलना मुश्किल है। 63 टुकड़ियां जो अभी मणिपुर की वैली में तैनात हैं, उनके लिए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी संभव नहीं है। हालात ऐसे हैं कि पिछले 2 महीने से चाइना बॉर्डर वाली रिजर्व फोर्स को भी मणिपुर में तैनात किया गया। वहीं दूसरी तरफ आर्मी और असम राइफल्स के ऑपरेशन में लोकल हथियार से लैस लोग और मीरा बाइपी मुसीबत बन रहे हैं। रोड ब्लॉक है, अपने रोड पर बंकर बना रखा है, जगह जगह आर्मी मूवमेंट को रोका जा रहा है। 4 धाम यात्रा के बीच जोशीमठ में बड़ा खतरा। पीएम मोदी ने की सीएम धामी से चर्चा। हरीश रावत ने उठाए सवाल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें जोशीमठ के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने सीएम धामी से कहा कि जोशीमठ के लोगों की सहायता के लिए जो भी हो सकेगा वह काम करेंगे। वहीं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी लगातार दावा कर रहा है कि जोशीमठ में लोगों की हर संभव सहायता की जा रही है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा कि लोगों के लिए 5000 प्रति महीना किराए पर रहने के लिए व्यवस्था की गई है। अगर कैंप में रहना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। खाने पीने की कोई समस्या नहीं है। सिन्हा ने आगे कहा कि अब 80 परिवारों को मुआवजा राशि दी जा चुकी है और अधिक राशि की व्यवस्था की जा रही है। तो ये कहना गलत होगा कि सरकार ने कुछ नहीं किया। यूपी में इन सरकारी कर्मचारियों के दफ्तर में नो एंट्री। हादसों के बाद योगी सरकार हुई सख्त। यूपी में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए योगी सरकार लगातार पहल कर रही है। हादसों पर लगाम लगाने के लिए तमाम कवायद किए जा रहे हैं। योगी सरकार 17 जुलाई से सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चलाएगी। मार्ग दुर्घटना में कमी लाने के लिए सरकार ने सख्त रवैया भी अपनाने का फैसला किया है। सड़क सुरक्षा पखवाड़े के दौरान किसी विभाग में कर्मचारी को दूसरी बार बिना हेलमेट के काम पर पहुंचने पर कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और उसको अनुपस्थित माना जाएगा। वहीं सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत जिला सड़क सुरक्षा समिति में बैठक भी आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने और यातायात नियमों के प्रति लोगों को में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 17 से 31 जुलाई तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा शुरू करेगी। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा परिवहन, गृह, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा और शिक्षा विभाग समेत इससे जुड़े विभागों की कार्य योजना के आधार पर आयोजित किए जाएंगे।
6 जुलाई को हनुमंत कथा, 7 को दिव्य दरबार दिल्ली में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। दिल्ली में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार सज चुका है। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य कलश यात्रा निकाल कर की गई। ये कलश यात्रा पूर्वी दिल्ली के मधु विहार आईपी एक्सटेंशन से रामलीला उत्सव मैदान तक निकाली गई। यात्रा में हजारों महिलाओं ने भाग लिया। गुरुवार को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान कथा की शुरुआत करेंगे और 7 तारीख को अपना दरबार लगाएंगे। अंदेशा लगाया जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने के लिए उत्सव मैदान पहुंचेंगे। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है और 1200 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का 5 से 8 जुलाई तक दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में मौजूद उत्सव मैदान में हनुमत कथा का आयोजन कराया जा रहा है और आज लगभग 11,000 महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कलश यात्रा जिस रास्ते से होकर गुजरी, सारे रास्ते में विभिन्न सोसाइटी के लोगों ने पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया। 2.5 लाख का पैकेज छोड़ आईएएस अफसर बना 23 साल के आयुष का गांव में जोरदार स्वागत। यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने के लिए 2.5 लाख रुपए सालाना पैकेज की नौकरी छोड़ आईएएस बने आयुष गोयल बुधवार को पिसावा के गांव जलालपुर में अपने परिजनों से मिलने पहुंचे तो जोरदार स्वागत हुआ। बाबा हरिश्चंद्र के पोते आयुष ने आईएएस बनकर सपना पूरा किया तो परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आयुष के पिता सुभाष चंद्र गोयल की दिल्ली में किराने की दुकान है। मां मीरा गोयल हाउस वाइफ है। परिजनों के मुताबिक आयुष की पढ़ाई के लिए पिता को 20 लाख रुपए का लोन तक लेना पड़ा था। आयुष शुरुआत से ही एक होनहार छात्र रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा में 91.2% अंक हासिल किए। इंटरमीडिएट में 96.2% नंबर से पास हुए थे। दिल्ली के हंसराज कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक किया। उसके बाद केरल के IIM कोझिकोड से MBA किया और मुंबई में JP मॉर्गन कंपनी में 28 लाख रुपए सालाना पैकेज पर नौकरी करने लगे। लेकिन आयुष का सपना IAS अधिकारी बनने का था। अपनी इच्छा माता पिता को बताई तो उन्होंने नौकरी छोड़कर तैयारी करने के लिए हाँ कर दी। इस्तीफे के बाद धड़ल्ले से वायरल हो रहा है HDFC के पूर्व चेयरमैन दीपक पारेख को 1978 में मिला ऑफर लेटर, पहली सैलरी उड़ा देगा होश। HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख ने ट्विटर पर एक ऑफर लेटर को शेयर करते हुए कैप्शन में दावा किया था कि ये वो ऑफर लेटर है जो दीपक पारेख को HDFC बैंक में ज्वाइन करते वक्त मिला था। 19 जुलाई 1978 के लेटर से पता चलता है कि दीपक पारेख ने डिप्टी जनरल मैनेजर के पोस्ट पर ज्वाइन किया था। इस ऑफर लेटर में नजर आ रहा है कि ज्वाइनिंग के वक्त दीपक पारेख की सैलरी क्या थी। पारेख का मूल वेतन 3,500 और महंगाई भत्ता 500 था, 15% HRA और 10% CCA। साथ ही वे पारेख PF ग्रेचुइटी, मेडिकल बेनिफिट और लीव ट्रैवल फैसिलिटी के लिए भी हकदार थे। सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद इस पोस्ट को 5,000 से अधिक लोगों ने देखा, जिस पर लोग अब कमेंट्स के जरिए अपनी बात कह रहे हैं। शराब घोटाले के आरोपी सिसोदिया को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, दिल्ली पुलिस को झटका। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आरोपी और तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की पेशी को लेकर दिल्ली पुलिस ने अदालत में एक याचिका लगाई थी। इस याचिका में अदालत के समक्ष ये गुहार लगाई गई कि सिसोदिया की सुरक्षा को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में उनकी पेशी का आदेश दिया जाए। इस पर अदालत से दिल्ली पुलिस को झटका लगा। सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने दलील दी थी कि ये मनीष सिसोदिया का अधिकार है कि वो सुनवाई के दौरान सशरीर खुद वहाँ मौजूद हों। आरोपी के कोर्ट में पेश होने के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। सुनवाई के बाद जज ने आदेश दिया कि सिसोदिया को अदालत के समक्ष सशरीर ही पेश किया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। 10,000 रुपए की मिनिमम पेंशन पाने के लिए उठा ले इस सरकारी योजना का लाभ। हर आदमी को एक न एक दिन रिटायर होना होता है, चाहे सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी। अभी भी कुछ सरकारी नौकरी में पेंशन तो मिलती है, बाकी में सरकार ने कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लागू की है। राजनीति के चलते अब कई सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली भी कर दी है। संभव है कि ये एक बार फिर पूरे देश में लागू हो जाए, लेकिन ये बात तो केवल सरकारी कर्मचारियों की हुई। प्राइवेट नौकरी करने वालों का क्या होगा? करोड़ों उन लोगों का क्या होगा जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं? उनकी सामाजिक सुरक्षा का क्या होगा? ये चिंता सरकारों को भी है। इसी के जवाब में 2004 में NPS को लागू किया गया था। NPS एक सरकारी निवेश की स्कीम है। पहले सरकारी, फिर 2009 में ये स्कीम सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दी गई थी। खास बात यह कि NPS के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के समय कुल जमा राशि का 60% निकाल सकते और बची हुई 40% राशि पेंशन योजना में चली जाती है।